हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 33 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। अर्नब की जब आँख खुली तो वह अदिति के ऊपर था और उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी चीखने की आवाज़ से अदिति की भी आँख खुल गई और अपने ऊपर अर्नब को देखकर चौंक गई। वह घबराकर उसे धक्का देकर हटाने लगी। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? वह छूटने के लिए कसमसा रही थी, लेकिन पसीने से लथपथ अर्नब अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर रहा था। नहीं, नहीं जाने दूंगा। बहुत भाग लिया तुमने, अब नहीं भागने दूंगा। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अदिति ने जोर से धक्का देते हुए उठकर बैठी। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहे हैं? मैं हूँ अदिति, कोई दिया नहीं है यहाँ। अब अर्नब की आंख अच्छे से खुली। लेकिन यहाँ दिया आई थी, वह मुझे आवाज़ लगा रही थी। हाँ, आवाज़ लगा रही होगी, पर सपने में। आँख खोलिए और देखिए, दिया नहीं, मैं हूँ अदिति। अपने सपने से बाहर आइए। चलिए उठिए, पानी पीजिए। अर्नब को अब होश आया। वाकई वह सपना था। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। तब अदिति ने जग में से पानी निकालकर गिलास थमाते हुए कहा, चलिए पानी पी लीजिए और सो जाइए फिर से। कहीं न कहीं उसके मुंह से दिया का नाम सुनकर उसे भी बुरा लग रहा था। अर्नब ने पानी पी लिया और वापस बेड पर लेट गया। आंखों के सामने फिर वही सीन आने लगा और कानों में दिया की आवाज़ गूंजने लगी। अदिति उसे देखकर समझ रही थी कि अब भी वह दिया की याद में खोए हैं, तो मन में बोली, जो हमेशा के लिए चली गई उसकी यादों में अब तक खोए हैं, और जो हमेशा के लिए जीवन में आ गई है उसकी कदर ही नहीं। बोलकर वह उसकी तरफ पीठ करके सो गई। अर्नब को इस बात का एहसास हुआ और उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर करवटें बदल लिया, पर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब अदिति की आंख खुली तो देखा अर्नब बालकनी में पुशअप्स कर रहा था। वह नाराज़ थी, उसे इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र उसके सुडौल बॉडी पर गई तो वह चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाई और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जी में आया कि अभी जाकर हग कर लूं और उठने भी लगी, लेकिन अचानक ही रात वाली बातें याद आ गई और मुंह बनाते हुए वापस ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अर्नब ने उसे उठते हुए देख लिया था, पर जब देखा कि वह वापस सो गई तो कमरे में आया और बेड पर उसके पास बैठकर कहा, उठ जाइए, आज हमें बाहर निकलना है और हम घूमने के लिए आए हैं, यहाँ सोने के लिए नहीं। बोलते हुए अर्नब उसके चेहरे पर आ गए बाल को समेट कर कान के पीछे करने लगा। आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ यह बखूबी जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं, मन में बोलकर अदिति उठने लगी तो अर्नब ने कहा, रात के लिए सॉरी। अदिति को लगा कि शायद रात में उसके सामने दिया का नाम मुंह से निकल गया, इसलिए सॉरी बोल रहा है। सोचकर तुरंत गुस्सा सामान्य हो गया और अभी इट्स ओके बोलने लगी कि तब तक अर्नब ने फिर कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं नींद में था और मुझे ये लग रहा था कि बगल में आपने ही दिया है, इसलिए ऐसा हो गया। अगर आपको बुरा लगा तो आज से आप यहाँ पर सोइए और मैं काउच पर सो जाऊँगा। सुनकर अदिति को और गुस्सा आ गया। वह झटके में उठी और उसे घूर कर देखा, फिर अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। अर्नब वहीं बैठकर भीमा से काम का अपडेट लेने लगा। इधर कुंवर जी मरता क्या न करता, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी, तो उसका फल भुगतना ही था। जितेश उस पर दबाव बनाने लगा। पहले तो वह बात को घुमा फिरा कर हाथ पैर जोड़कर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब जितेश ने कहा कि चुपचाप दिल्ली जाओ और भतीजी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं उसको दिल्ली में ले जाकर बेच दूंगा और सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा कि अपने बच्चों को तुमने बेच दिया है। सुनकर तो कुंवर बाबू पत्ते की तरह कांपने लगे। पीछे से सीमा ने कहा, अरे आप इतना काहे काँप रहे हैं, हमसे बात करवाइए तो।
क्या धमकी दे रहा है, सुनो तो मैं भी ज़रा। कुंवर जी ने मोबाइल को हाथ में दबाया और दूसरे हाथ से सीमा को खींचकर एक चांटा बजाया। सीमा ने तुरंत अपना हाथ गाल पर रख लिया। बिना बात समझे आगे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं। पता भी है वह क्या बोल रहा है, हमारे बच्चों को बेचने की बात कर रहा है। सीमा ने अपनी आंखें इस तरह फाड़ कर देखा मानो आंखें निकल जाएगी। नहीं नहीं, फिर वह जो कह रहा है तुरंत कीजिए। वास्तव में वह जितेश का परिवार क्रिमिनल टाइप था। कुंवर जी के सामने कोई उपाय नहीं था तो उसे दिल्ली आना पड़ा। ट्रेन में बैठा वह मन ही मन सोच रहा था, जो चांटा उस दिन उसे लगाया वह पहले लगाया होता तो आज सब कुछ ऐसा नहीं रहता, सही रहता। अरे जिस जिम्मेदारी से उबरने के लिए पैसे की लालच में भतीजी को एक तरह से बेचने लगा, अगर वह नहीं करता, भतीजी अब तक रहती तो घर के काम के साथ साथ नौकरी करके उतना कमा कर दे देती मुझे। यहाँ तक कि अपने शादी का भी खर्चा निकाल लेती। फिर उसकी प्रॉपर्टी पर भी तो हमने कब्जा कर रखा है। सच कहते हैं लोग, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। उस भतीजी से छुटकारा पाने के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया कि जैसे जैसे वह औरत कहती गई मैं करता गया। सही गलत में कभी फ़र्क समझ नहीं पाया। अगले दिन वह दिल्ली पहुंचा और अपने जान पहचान के लोगों द्वारा ही वहां के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में एक झुग्गी किराए पर लिया और घर में जाकर बैग रखा। उस दिन आराम किया और अगले दिन से भतीजी को ढूंढने की सोची। जितेश के बताए अनुसार वह सुबह मॉल खुलने से लेकर देर रात तक वहीं रहता और आसपास के एरिया में नज़र रखने लगा। लेकिन जब वह नहीं दिखाई दी तो आसपास के लोगों को फ़ोटो भी दिखाया, पर किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। वैसे भी मेट्रो सिटी में लोग तो अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं पता रहता है, तो फिर दिल्ली जैसे शहर में किसी के बारे में पता करना और ढूंढना लगभग असंभव सा था। ऊपर से वह दिल्ली में रहती तब तो मिलती। बेचारे को अब गुस्सा आने लगा था। लोग घर छोड़कर शहर आते हैं कमाने के लिए और यह शहर आया था गंवाने के लिए। काम धंधा तो था नहीं, अपने गांव में भी जो काम था वह भी चौपट हो गया था उसके आने के बाद। जिस भतीजी का ब्याह करके पैसा कमाने की सोच रहा था वह पैसा भी हाथ से गया, ब्याज भी देना पड़ा, अदिति भी नहीं मिली। वापस उसे ढूंढने में खर्च भी खूब हो रहा था। अब हालात कुछ ऐसी हो गई थी कि अगर अदिति मिल जाए तो भी प्रॉब्लम। जितेश उससे अवश्य परेशान करता कि मैंने जानबूझकर उसे भगा दिया था, नहीं मिली तो भी। अब किसी भी सूरत में उसकी खैर नहीं थी। हालात एकदम पस्त हो रही थी। ज़्यादा लालच और दूसरे का बुरा करना आज उस पर बहुत भारी पड़ रहा था और पछता रहा था। काश पहले समझ आ गई होती। इधर नीति और भीमा भी करीब आ रहे थे। अर्नब नहीं था तो भीमा जानबूझकर सुबह शाम उसी समय ऑफिस के लिए निकलता जिस समय नीति हॉस्पिटल के लिए जाती और अस्पताल से घर के लिए निकलती। तय हुए प्लान के अनुसार वीकेंड पर दोनों कॉफ़ी कैफ़े में जाकर बैठे। कॉफ़ी ऑर्डर कर दोनों बातें करने लगे। तभी भीमा ने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। नीति को अपने घर का माहौल बखूबी पता था, फिर भी भीमा से उसने दोस्ती कर ली। इधर अर्नब और अदिति दोनों रेडी होकर बाहर निकलने लगे। अदिति ने ब्लू जीन्स और वाइट टॉप कैरी किया, कानों में मोतिये वाले छोटे से टॉप्स डाले और लंबे बाल को साइड मांग निकाल कर खुला रखा। आँखों में काजल और हल्का सा लिप ग्लॉस लगाई। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्नब ने उसे देखा तो एक टक देखता रह गया। अदिति को जब इस बात का एहसास हुआ तो तुरंत अर्नब की तरफ देखा तो उसने कहा, मैडम जैकेट डाल लीजिए, बाहर ठंड लगेगी। उसने हाँ में सिर हिलाया और एक ब्लैक कलर का जैकेट पहन लिया और कान में स्कार्फ बांध लिया। फिर दोनों बाहर निकले। अर्नब आगे बढ़कर कार का डोर खोला तो अदिति अंदर बैठी, तब दूसरे तरफ से अर्नब भी बैठा और स्टीयरिंग थाम ली। कार में बैठी अदिति दोनों तरफ के नज़ारे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ की खूबसूरत वादियों को
अब तक फिल्मों में देखा था। आज जब अपनी आँखों से देख रही थी तो आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी रह जाती। वो भी क्यों नहीं, पहली बार ही शायद कहीं घूमने आई थी, बाहर निकली थी। कानपुर में तो चाची दशहरा का मेला भी देखने नहीं जाने देती थी। यह कहकर कि इसी बहाने तुम लड़के तारोगी, इसलिए मेला जाना चाहती हो। यह खूबसूरत वादियों को बार बार अपने मोबाइल में कैद कर रही थी और जहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता तो अर्नब को कार रोकने बोलकर बाहर निकल जाती और कभी अपना फ़ोटो खींच लेती तो कभी अर्नब का, तो कभी खुद सेल्फी ले लेती। इसी तरह खुश देखकर अर्नब को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि फिर दोबारा दिया वाली बातें नहीं छेड़ना है। पूरा दिन घूमने के बाद शाम को अर्नब उसे लेकर क्लब चला गया, जहाँ बज रहे गाने और रंग बिरंगे लाइट्स पर सबके पैर थिरक रहे थे। तो अर्नब ने अपना जैकेट उतारा और वो भी डांस करने लगा और अदिति को भी पास आने का इशारा किया, लेकिन वह चुपचाप खड़ी होकर देखने लगी और खुश होने लगी। नाचना तो वह खूब जानती थी। अपने कानपुर में हर शादी ब्याह में बैंड पर तो वह और नीति मिलकर धूम मचा देती थी। भले ही चाची बाद में मारते थे, लेकिन जब तक जी भर कर डांस ना कर ले तब तक रुकती नहीं थी। लेकिन यहाँ डिस्को में पहली बार आई थी तो जरा झिझक रही थी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर अर्नब को भी अच्छा लग रहा था। तभी दोनों की नज़रें मिली तो अर्नब ने उसे इशारे में पास आने के लिए कहा और डांस करने के लिए भी। अदिति पास तो नहीं गई, वहीं खड़ी होकर धीरे धीरे थिरकने लगी। अर्नब ने उसे इस तरह से डांस करते देखा तो उसे अब और नहीं रुका गया। तुरंत पास आया और उसके बेहद करीब जाकर आंखों में इंटेंस लुक दिया। फिर उसे तुरंत रोल रोल घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से सटा लिया और झटके में उसकी जैकेट उतार दिया। फिर बाहें उसकी बेली पर कस दी। अर्नब की इस हरकत से अदिति का गला सूख गया। तब अर्नब ने धीरे से कान में कहा, क्लब में डांस कैसे करते हैं, आइए सिखाता हूँ। अर्नब की गर्म सांसें जब अदिति के कानों को छुआ तो दिल बेहद तेज़ी से धड़क उठा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ। तो आइए फिर जुगलबंदी हो जाए। बोलते हुए अदिति के उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर उसे खुद से दूर किया, फिर वापस अपनी तरफ खींचा और उंगलियां पकड़कर रोल रोल घुमाते हुए अपनी बाहों में उसे झुका लिया। तो अदिति जरा चिहुक गई और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अर्नब समझ गया कि वह डर गई तो उसे फिर से सीधा करते हुए धीरे से कहा, घबराइए मत, गिरने नहीं दूंगा। अदिति सामान्य तरीके से खड़ी हुई और फिर जाने लगी तो अर्नब ने वापस अपनी तरफ खींच लिया। मैंने गिरने की बात कही, जाने की बात नहीं। जाने भी नहीं दूंगा आपको, जाने भी नहीं दूंगा आपको। यह वाक्य सुनते ही अदिति के तन मन में एक हलचल सी हुई। उसने तुरंत अर्नब के गले में बाहें डाल दी और डांस का स्टेप करते हुए बोली, मैं अब जाने वाली भी नहीं, और अगर गई तो आपको साथ लेकर जाऊंगी, भले ही मैं जहाँ जाऊँ। अर्नब ने सुना तो तुरंत दिल में एक हुक सी उठी। दिया भी कुछ इसी तरह बात करती थी, लेकिन फिर तुरंत वह उस बात को झटक कर अदिति के साथ डांस का स्टेप करने लगा। वह डांस करते हुए मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, दिया के जाने के बाद शायद आज पहली बार इतना खुश हो रहा था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वह अदिति की आंखों में आंखें डालकर काफ़ी देर तक देखता रहा तो अदिति ने पूछ लिया, क्या चल रहा है मन में? पर उसने कुछ नहीं कहा और यूं ही डांस करता रह गया। कुछ देर तक डांस करने के बाद वह अचानक झुका और अदिति के थाई को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। जब अर्नब ने अचानक उठाया तो अदिति घबरा गई और दोनों हाथों से उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। चलिए उतारिए मुझे। उसे लग रहा था कि मैं हेल्दी हूँ तो हो सकता है वह बैलेंस न बना पाए और कहीं दोनों साथ में न गिर पड़े, परंतु अर्नब ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे यूं ही पकड़े
अदिति को गोल गोल घुमाया और फिर नीचे उतार दिया। इतना क्यों डर रही थी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कहा तो था कि गिरने नहीं दूंगा। तो अदिति बिना कुछ जवाब दिए मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। अब मैं जा रही हूँ। तो अर्नब ने उसकी कलाई पकड़ फिर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अदिति सीधे उसके सीने से जा टकराई। मैंने जाने की इजाज़त नहीं दी है अभी। इधर दूर खड़ा कोई दोनों को लगातार देख रहा था और अदिति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। यह तो अदिति ही है, लेकिन इसकी आंखें अचानक नीली कैसे हो गई? वह जरा छुप छुपाते पास आया और गौर से देखा तो चौंक गया। अरे, यह तो अदिति ही है। मतलब यह भागकर यहाँ आ गई, और साथ में यह बंदा कौन है? देखने से तो यह रिचमैन लग रहा है। तभी उसके दोस्त ने आकर कहा, नीव ब्रो, कहाँ जा रहे हो और किसे देख रहे हो? आओ ना डांस करते हैं। हाँ, वह नीव ही था। वह दिन पर दिन जब शराब के नशे में डूबता गया और पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मन ऊब गया, तब उसके दोस्तों ने जानबूझकर उसे घुमाने के लिए यहाँ ले आया था, ताकि नया माहौल, नई जगह पर आकर वह पुरानी यादों से बाहर आ सके और फिर से अपना जीवन अच्छे से जी सके। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी और 2-3 भाग में कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।